सुप्रभात मित्रों। साथियों, हम बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस देख रहे हैं और इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है प्राचीन सभ्यता स्थल, ये दिए गए हैं और ये बीए सेकेंड ईयर के साथ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारे 3 स्थल दिए गए, एक कालीबंगा, दूसरा आहड़ और तीसरा बैराट। तो हमने कालीबंगा और आहड़ देख लिया है, आज हम बैराट पर बात करेंगे। साथियों, आपने को ध्यान रखना है कि अगर हमें अच्छे से अध्ययन करना है तो इन टॉपिक्स के आप साथ में नोट्स बना लें, जो आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद भी आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काम आएंगे और पूर्णतः अत्यंत महत्वपूर्ण ये नोट्स रहेंगे। तो आप इन्हें परमानेंट की दृष्टि से नोट्स बनाएं, मैं आपको यही सुझाव दूंगा। आज हम देखते हैं बैराट को। तो आज का हमारा टॉपिक है बैराट। अब बैराट जो है ये क्या है, कहां है, इसकी हम चर्चा करते हैं मित्रों। अपने साथियों कि बैराट के बारे में पहले प्रारंभ में जो क्वेश्चंस देखते हैं वो क्या है। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे बैराट की स्थिति, कि बैराट कहां पर है, स्थिति पहला काम। दूसरा हम देखेंगे इसकी खोज, यानी खोज किसने की है इसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य किसने करवाया यहां पर। इसके बाद हम देखेंगे वो देखेंगे महाजनपद से संबंध, महाजनपद से संबंध, महाजनपद से इसका क्या संबंध रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अवशेषों का काल, जो हमारे यहां से अवशेष मिले हैं उनका काल क्या रहा है। और ये हम टॉपिक पहले देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण रहती हैं कोई भी सभ्यता स्थल के लिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं साथियों। अब बैराट है, बैराट कहां पर है। तो बैराट अपने को ध्यान रखना है कि बैराट है वो एक तहसील है। क्या चीज है, बैराट एक तहसील है। और तहसील ये कहां की है, तहसील ये है जयपुर जिले की, यानी जयपुर में है। और अपने को यहां ध्यान रखना है कि बैराट का उपखंड जो क्षेत्र है ये उपखंड है शाहपुरा। शाहपुरा इसका उपखंड है। और बैराट की जो स्थिति है वो अलवर व जयपुर की सीमा पर है। ध्यान रखेंगे, अलवर और जयपुर है, इसकी सीमा पर है, पर जिला कौन सा है, जिला जयपुर ही है। तो इसकी स्थिति जयपुर में है, इसलिए इसको अलवर का सिंह द्वार कह देते हैं। ध्यान रखेंगे साथियों कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार है ये अलवर को कहते हैं। जबकि अलवर का सिंह द्वार किसको कहते हैं, बैराट को कहते हैं। और इस बैराट का प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन जो नाम था वो था विराट नगर, विराट नगर। अब देखिए एक बार और कि स्थिति की हम बात कर रहे हैं और स्थिति में क्या देख रहे हैं साथियों कि ये बैराट एक तहसील है वर्तमान में जयपुर जिले की। और कौन से उपखंड में आता है, तो ये उपखंड है शाहपुरा उपखंड, इसमें आता है। और ये अलवर और जो जयपुर है इन जिलों की सीमा पर स्थित है, इसलिए बैराट को अलवर का सिंह द्वार भी कह देते हैं।
हमें ध्यान रखना है कि मोस्टली ये अलवर का सिंहद्वार क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं, और राजस्थान का सिंहद्वार किसको कहते हैं, अलवर को कहते हैं साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ ही अपने ध्यान रखना है कि ये जो बैराट है, इस बैराट का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, विराट नगर है। बैराट का प्राचीन नाम क्या है, विराट नगर है साथियों। तो ये हमारा पहला। दूसरा है कि इसकी खोज किसने की, बैराट की खोज किसने की है, तो इसकी खोज 1936 में 1936 में खोज कौन करते हैं, दयाराम साहनी करते हैं। दयाराम साहनी हैं वो 1936 में इस स्थल की खोज करते हैं। साथियों एक चीज हमें यहां ध्यान रखनी है कि हमारे यहां जब भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो 4 महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। नंबर 1 स्थल कौन सा आता है, कालीबंगा, आहड़, बैराट और गणेश्वर। इन 4 सभ्यता स्थलों में आजादी से पूर्व खोजा गया स्थल यही है। बाकी तीनों क्या है, आजादी के बाद खोजे गए हैं। जैसे कालीबंगा में हमने देखा कि 1952 में खोजा गया, आहड़ में हमने देखा 1953 में खोजा गया, और गणेश्वर है, ये गणेश्वर 1972 में खोजा गया है साथियों। तो इनका जो अलग अलग काल रहा है, ये आजादी से पूर्व खोजा गया स्थल है। ये चारों ऑप्शन में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आजादी से पहला खोजा गया स्थल है। दयाराम साहनी ने यहां देखिए ध्यान रखने साथियों कि खोज की और खोज के साथ में प्रथम उत्खनन करवाया। हालांकि ये जो उत्खनन रहता है दयाराम साहनी का, ये उत्खनन बड़ा ही सीमित एरिया में रहता है, परंतु सबसे पहले यानी अपने आ जाए कि सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया, तो दयाराम साहनी ने खोज के साथ ही यहां सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य करवाया है। यहां उत्खनन जो अपने यहां देख रहे हैं, ये उत्खनन हुआ है वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर यहां उत्खनन का काम हुआ है। और यहां उत्खनन का काम 1962-63 में करवाया है। और इसमें 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो है कैलाशनाथ दीक्षित। कौन है, कैलाशनाथ दीक्षित, ये एक व्यक्ति, और दूसरे हैं नीलरतन बनर्जी। नीलरतन बनर्जी हैं। इन दोनों ने मिलकर 1962-63 में यहां बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया। देखिए साथियों यहां उत्खनन कहां हुआ है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां उत्खनन के प्रमुख स्थल है, उन्हें डूंगरी कहा जाता है। अब डूंगरी किसको कहते हैं, डूंगरी कहते हैं छोटी पहाड़ी को। छोटी जो पहाड़ी है, इस छोटी पहाड़ी को डूंगरी कहते हैं। और यहां उत्खनन का काम कौन सी डूंगरियों पे हुआ है, मुख्यतः बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी है, इस पर सर्वाधिक उत्खनन का काम हुआ है, बीजक डूंगरी। इसके बाद में भीम डूंगरी, इसके बाद महादेव डूंगरी, इसके बाद में गणेश डूंगरी, इसके बाद में मोती डूंगरी। ये कुछ डूंगरियां हैं जिन पर क्या है कि बड़े लेवल पर यहां उत्खनन काम किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी डूंगरी पे हुआ है तो वो विजक डूंगरी पे हुआ है, सर्वाधिक उत्खनन। पर ये डूंगरियां रही हैं, छोटी पहाड़ियां रही हैं जहां क्या होता है, उत्खनन का कार्य होता है साथियों। तो ये अपने ध्यान रखेंगे इस उत्खनन कार्य को भी कि यहां पर ये उत्खनन कार्य रहता है। ये महाजनपद किससे संबंधित है, देखिए जैसा हम सभी को पता रहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी सदी या शताब्दी ईसा पूर्व है। यहां भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे टोटल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मत्स्य जनपद, और इस मत्स्य महाजनपद है
इस मत्स्य जनपद का ये हिस्सा था। और विराटनगर जैसा हमने देखा है कि बैराट का पुराना नाम है और ये विराटनगर है, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की क्या रहा है, राजधानी रहा है साथियों। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, मत्स्य जनपद का हिस्सा रहा है और ये उसकी राजधानी रहा है। अपने आगे देखेंगे कि अज्ञातवास में जो पांडव है वो अपना अंतिम वर्ष है वो यहीं बिताते हैं। कहां, बैराट में, अथवा उस समय इसको क्या कहते थे, विराटनगर कहते थे। और इस विराटनगर में जो है, ये ध्यान रखना है अपने को कि ये विराटनगर जो है, यहां का शासक का नाम भी विराट था। और विराट के दरबार में छद्म वेश में, छद्म वेश से तात्पर्य कि क्या है कि वो अपनी वास्तविक पहचान को छिपाकर अन्य व्यक्ति के रूप में यहां पांडव रहे थे और अंतिम एक वर्ष यहीं पर एक पांडवों ने बिताया था। इसके बाद में साथियों ये कि अवशेषों का काल, अब देखिए अवशेषों का काल यहां हमें महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। हमें यहां से बौद्ध काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं। हमें बौद्ध काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, हमें यहां मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं और हमें यहां मध्यकाल या हम कह दें कि मुगल काल, मध्यकाल में भी कौन सा काल है, मुगल काल, मध्यकाल अथवा मुगल काल के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन आरएस प्री में आया था कि निम्न में से बैराट में किस सभ्यता के किस काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो अब ऑप्शन में दी आरएस प्री में ट्रेंड क्या रहता है मित्रों पूछने का, कि दिया जाएगा महाभारत काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, मध्यकाल, ये चार दे दिए, 1 2 3 4। फिर नीचे ऑप्शन देंगे, वो कहेंगे 1 व 2, 1 व 3, 2 व 3, 2 व 4, उपयुक्त सभी। तो उस समय क्या है कि हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कौन से काल रहे हैं। 4 अगर वैसे ऑप्शन आते हैं तो वो बहुत इजी रहते हैं, पर ऐसे जब क्या है कि 4 पार्ट देके और उनको भी ऐसे पूछा जाता है तो वहां हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए। और अपने क्या है कि जो राजस्थान का इतिहास यहां देख रहे हैं पूरा आराम से और पूरा डिटेल से देखेंगे, जितना भी हम कर पाएंगे उसको पूर्णता की ओर करेंगे। तो साथियों मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि कभी भी आप इतिहास को ट्रिक के माध्यम से ज्यादा समझने का प्रयास मत करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ही ज्यादा कठिन है और समझ में नहीं आ रहा बार बार पढ़ने के बावजूद, वहां आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं, परंतु ट्रिक का उपयोग जितना कम करें या न करें वही इतिहास के विद्यार्थी के लिए फायदेमंद रहता है। क्यों रहता है फायदेमंद? क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी फिर ट्रिक रटने पे लग जाता है, समझने पर ध्यान नहीं देता। और हमें क्या है कि एक खाका तैयार करना होता है कि कालीबंगा है तो सिस्टमेटिक खोज किसने की, क्या हुआ, उत्खनन कैसे हुआ, किस नदी के किनारे हैं। जैसे इसके यहाँ अपने नदी देखें तो ये जो हमारा विराटनगर है, बैराट है, ये बाणगंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। तो इस तरह से ये महाजनपद से संबंध अवशेषों का काल, फिर इनका ट्रिक का प्रयास हम करने लग जाते हैं हर जगह पे। और जब हम सारा इतिहास पढ़ लेते हैं तो बहुत सी ट्रिक बन जाती है और ट्रिक मिक्स होने लग जाती है। तो इसलिए ट्रिक का उपयोग नहीं करें या न्यूनतम करें, तभी आप इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो अभी साथियों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, हम यहां जो बैराट है, इस बैराट की मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी यहां विशेषताएं पाई जाती हैं। बैराट में कौन कौन से हमें अवशेष मिले हैं, मुख्य चीजें क्या है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो हमारे बीए सेकेंड ईयर के पेपर में पूछी जाती हैं, तो हमें उनकी बात करनी है। अब बैराट से मुख्य मुख्य चीजें हमें क्या मिली हैं? एक तो मित्रों हमें यहां से मिलता है गोल बौद्ध मंदिर।
गोल बौद्ध मंदिर। अब देखिए गोल बौद्ध मंदिर है, इस में और क्या चीजें हैं ध्यान रखने लायक। गोल जो बौद्ध मंदिर है ये मिलता है 1999 में। कहां से मिलता है? बीजक की पहाड़ी से मिलता है। और गोल बौद्ध मंदिर है ये भारत में सर्वप्रथम कहीं भी गोल बौद्ध मंदिर मिला है वो यहां बैराट में ही मिला है। तो अभी ध्यान रखना है कि गोल बौद्ध मंदिर बीजक की पहाड़ी से मिलता है, बीजक डूंगरी से मिलता है और 1999 में ये खोजा जाता है। और ये गोल बौद्ध मंदिर है, ये बौद्ध धर्म का भारत में प्राप्त पहला बौद्ध मंदिर है। तो सबसे पहले ये मिलता है। इसके अलावा हमें साथियों यहां से भांबरू शिलालेख मिलता है। कौन सा मिलता है? भांबरू लघु शिलालेख है ये, लघु शिलालेख। अब इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं? भांबरू लघु शिलालेख कहां से मिला? ये तो सीधी सी बात आ गई, हम बैराज की बात कर रहे हैं। तो इसकी खोज किसने की है? कैप्टन बल्ट है, ये करते हैं। कब करते हैं? 1837 ईस्वी में कैप्टन बल्ट के द्वारा यहां खोज की गई। एक बात। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि ये लघु शिलालेख ये कहां से मिला है? ये बीजक डूंगरी से मिला है, बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है। और इसको क्या है कि 1840 ईस्वी में काटकर, इस डूंगरी से काटकर जो भांबरू लघु शिलालेख है इसको यहां से काटकर कहां ले जाया गया? 1840 ईस्वी में। कब? 1840, ये ध्यान रखेंगे। इसे ले जाया गया कलकत्ता। अभी कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं। और कलकत्ता का जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संग्रहालय है, जिसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संग्रहालय जो कलकत्ता में है, जिसका पहले क्या नाम था? विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के नाम से इसकी स्थापना की थी। इस संग्रहालय में ये वर्तमान में रखा हुआ है, 1840 से अब तक रखा हुआ है। तो वर्तमान में ये कहां रखा हुआ है? कलकत्ता में रखा हुआ है। इसके अलावा इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं मित्रों। ये किसका है? ये मौर्य सम्राट अशोक का है। और ये पहला अशोक का कोई भी अभिलेख है जिससे उनके बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। पहला अभिलेख है जिससे उनके बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। और मित्रों ये अशोक का नाम तो क्या है? लघु शिलालेख है, परंतु इसमें शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है जितने भी अशोक के द्वारा लिखाए गए हैं। तो अशोक का ये सबसे लंबा, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाए कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे लंबा अभिलेख भांबरू जो शिलालेख है वो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, एकमात्र अभिलेख जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और ये सारे के सारे उसमें लिखे गए हैं, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखा हुआ अशोक का एकमात्र अभिलेख कौन सा है? भांबरू शिलालेख है। भांबरू शिलालेख रहता है। तो ये जो भांबरू शिलालेख से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये राजस्थान की कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। और अगर हम आरएस मेंस की बात करें, हम बीए सेकेंड ईयर की बात करें, या जहां भी हमें लिखना होता है वहां की बात करें, तो भांबरू शिलालेख आता है। तो ये जानकारियां हम इकट्ठी करके वहां लिख दें अपने शब्दों में, क्योंकि मेन चीज ये है, ये इनको पिरोते हुए अपने शब्दों में वाक्य बना दीजिए तो निश्चित ही आपको एक अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
आगे और क्या मिला है साथियों, यहां शंख लिपि है। शंख लिपि से क्या तात्पर्य है कि बैराट में जो अक्षर थे ये अक्षर शंख के समान थे, इसलिए यहां की लिपि को क्या की गई है कि शंख लिपि कहा गया है। अब देखिए यहां एक 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल है, इनको राजस्थान के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहते हैं? ACL कार्लाइल को कहते हैं। 1871 में ACL कार्लाइल ने भीम डुंगरी जो यहां पर है, इस भीम डुंगरी से एक अभिलेख खोजा और इस अभिलेख में अक्षरों की आकृति किसके समान थी? शंख के समान थी। इसलिए यहां जो लिपि पाई जाती है इस लिपि को क्या कहते हैं मित्रों? शंख लिपि कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहां से हमें मुद्राएं मिली हैं। टोटल मुद्राएं कितनी मिली हमें? यहां से हमें टोटल जो मुद्राएं मिली है, प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? 36 प्राप्त हुई है। इन 36 में से 8 मुद्राएं तो ये चांदी की मुद्राएं हैं। किसकी है? चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 8 मुद्राएं तो हमें क्या है? पंचमार्का आहत सिक्के हैं। पंचमार्का आहत सिक्के, ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है। पंचमार्का आहत सिक्के, ये 8 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें यहां से 28 मुद्राएं किसकी मिलती है? इंडो ग्रीक शासकों की मिलती है। इंडो ग्रीक शासकों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडो ग्रीक या इनको हिंदी में कहें तो हिंद यूनानी शासकों की जो 28 हमें क्या है? मोहरे अथवा मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है और इन 28 मुद्राओं में से 16 जो मुद्राएं हैं वो किसकी है? वो यूनानी शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यूनानी शासक मिनांडर है, उनका शासन बैराट पर रहा होगा। यूनानी शासकों का शासन बैराट पर रहा होगा, ये अनुमान लगाया जाता है साथियों। तो ये मुद्राओं पे क्वेश्चन आता है और ये मुद्राएं किस में मिली हैं? सूती कपड़े में मिली हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सूती कपड़े के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? बैराट से मिला है, बैराट से। और ये हाथ से बनाया हुआ सूती का कपड़ा है। और सूती के कपड़े में अपने से ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जितने प्राचीन सभ्यता स्थल है इनमें सूती के कपड़े के प्रमाण कहां मिले हैं? तो हमें बैराट से मिले हैं। और बैराट के अलावा हमें कहां से मिला है साथियों? हमें बालाथल किस जिले में है? उदयपुर में है। ये स्थल भी है जहां से हमें क्या है? सूती कपड़े के प्रमाण मिलते हैं। कपड़े के प्रमाण सूती के कहां से मिले हैं? बैराट से। और बालाथल से हमें सूती कपड़े के प्रमाण मिलते हैं साथियों। अब इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है हवेनसांग कौन था? इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हवेनसांग के बारे में जब हम राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे थे साथियों। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अथवा हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के 26 वीडियो देख सकते हैं। और वहां क्या है कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए अब तक के क्वेश्चन प्रत्येक में 40-50 क्वेश्चन वीडियो में दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा संग्रह आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें हमने हवेनसांग की बात की है, तो ज्यादा बात अब यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वहां से आप देखिए। और यहाँ हवेनसांग क्या है? चीनी यात्री है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये चीनी यात्री यहाँ बैराट आया है। बैराट कब आया है? 634 ईस्वी में ये बैराट आया।
634 ईस्वी में ये बैराट आता है और ये बैराट में जिक्र करता है किसका कि यहां 8 बौद्ध मठ थे। 8 बौद्ध मठ, यानी कितनी बौद्ध मठ का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है? तो 8 बौद्ध मठ का उल्लेख ह्वेनसांग करते हैं और इनकी पुस्तक है सी यू की, इसमें करते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की। इन्हें विदेशी यात्रियों का राजकुमार अथवा तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहते हैं। तो ये ह्वेनसांग अपने यहाँ आते हैं और इनकी इस रचना में यहाँ 8 बौद्ध मठ का उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है, आगे और देखते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद साथियों ये बैराट है, इसका अच्छे से अध्ययन करें। यहां बहुत से क्वेश्चन हमको मिलते हैं अक्सर। तो अपने अब अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से क्या है कि हमने देखा जैसे कि मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, महाभारत काल के भीमडुंगरी, महादेव भीमडुंगरी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर द्रौपदी को जब प्यास लगी थी, क्योंकि वो महाभारत काल के थे, तो भीम ने लात मारकर इस पहाड़ी पर क्या कर दिया था, एक छोटा सा तालाब बना दिया था, कुंड बना दी थी जिसमें पानी निकल के आया था उसके पानी पीने के लिए। तो वो महाभारत काल है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की बात की हमने, तो वो बौद्ध काल है। और अशोक जो मौर्य सम्राट था, तो वो मौर्य सम्राट के हैं। इसी तरह से हमें मुगल काल की जो मिले हैं, मुगल काल की क्या प्रमाण मिले हैं? तो मुगल काल के हमें यहां से क्या प्रमाण मिल रहे हैं? मुगल काल कह दो या इसे क्या कहते हैं हम? मध्यकाल। मुगल काल अथवा मध्यकाल के जो हमें प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो हमें मोटे तौर पर 3 चीजें मिलती हैं। एक यहां से ईदगाह मिली है, दूसरा यहां से टकसाल मिली है और तीसरा यहां जैन मंदिर मिले हैं। जैन मंदिर, ये 3 चीजें यहां से हमें मुगल काल की मिलती हैं। अब ये टकसाल है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि बैराट में किस मुगल बादशाह ने टकसाल स्थापित की थी? तो यहां क्या है कि अकबर है मुगल बादशाह। इन अकबर ने क्या की थी? यहां टकसाल स्थापित की थी। अकबर के बाद में जहांगीर और जहांगीर के बाद में शाहजहां। शाहजहां के काल तक इस टकसाल में सिक्के छपते रहे थे। ऐसे सिक्के क्या है कि उत्कीर्णित होते रहे थे और सिक्के बनते रहे थे इस टकसाल में। अकबर के काल में स्थापित होती है, बाद में जहांगीर और शाहजहां के काल तक यहां सिक्के बनते रहते हैं इस टकसाल में। और ईदगाह और जैन मंदिर भी इस काल के हमें साथियों प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही और हमें ध्यान रखना है कि यहां से हमें सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शैल चित्र राजस्थान में जितने भी प्राचीन सभ्यता स्थल है, उन सभ्यता स्थलों में सबसे अधिक शैल चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं वो कहां से होते हैं? बैराट से होते हैं। इसलिए इस बैराट को क्या कहते हैं? प्राचीन चित्रमाला कहा जाता है। प्राचीन चित्रमाला किसको कहते हैं? बैराट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां सर्वाधिक शैल चित्र, शैल यानी चट्टानों पर बने हुए चित्र हमें यहां से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको प्राचीन क्या कहा जाता है साथियों? प्राचीन चित्रमाला कहा जाता है। तो ये यहां से प्रमाण है। अब बैराट के बारे में हम इतना ही करेंगे साथियों। एक बार और निवेदन करूंगा कि अपने मैक्सिमम साथियों को हमारे से जोड़ने का प्रयास करें ताकि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। और अगर साथी कम होते हैं तो फिर मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या मैं बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का हित नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को क्या करें, इसमें जोड़े ताकि मैक्सिमम विद्यार्थियों को इस निःशुल्क कक्षाओं का फायदा हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।